जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सितंबर 2026 का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड सीडीपी से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से जो लेखन वैकल्य है, जिसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं, यह अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस क्षेत्र में किया जाना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में जो अनुकूलन है वह इन सब में किया जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम के रणनीतियों में और मूल्यांकन और सहयोग सहायता के प्रावधानों में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वह अपने स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन के संदर्भ में किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वह जो आकलन है वह स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने पर बल देती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बच्चों के विकास के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें से कथन सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है, शारीरिक विकास का सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। शारीरिक विकास में देरी से सामाजिक और भावनात्मक विकास भी प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास के सभी डोमेन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा हमारा ऑप्शन है, केवल आनुवंशिकता ही विकास को निर्धारित करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। शारीरिक विकास में देरी से सामाजिक और भावनात्मक विकास भी प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्कूल और पाठ्यचर्या सामाजिकरण के किस माध्यम के उदाहरण हैं? तो स्कूल और पाठ्यचर्या जो है ये सामाजिकरण के द्वितीय उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समस्या समाधान में कौन सी रणनीति एक बाधा या नकारात्मक कारक मानी जाती है? तो समस्या जो समाधान जो होती है, इसकी रणनीति में जो नकारात्मक प्रभाव डालती है वह प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थियों के बारे में बात करते समय किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में या समावेशी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थियों से जब हम बात करते हैं तो उस समय हमें छात्र विकलांग हैं उनको सबसे पहले अवसर देना चाहिए, उनकी समस्या को पहले सुननी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ट के अनुसार बहुत छोटे बच्चों का नैतिक तर्क किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो लॉरेंस कोलबर्ट के अनुसार जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका नैतिक तर्क अहंकार और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी कब होता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है अधिगम तब सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है जब सामाजिक अंतःक्रिया और संवाद के माध्यम से बच्चा अधिगम करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षक किसी छात्र को समस्या सुलझाने में मदद करने के लिए सुझाव और संकेत देता है तो इसे वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा जाता है? तो जब एक शिक्षक छात्र को समस्या सुलझाने में सहायता करता है, हेल्प करता है या सुझाव करता है या संकेत देता है तो इसे वाइगोत्स्की के अनुसार मचान या आलम्बन स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जब बच्चा अमूर्त चिंतन और परिकल्पनात्मक परीक्षण करने में सक्षम हो जाता है तो वह किस अवस्था में होता है? तो पियाजे के अनुसार जब बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, बिना प्रतीकों के बारे में नाम लेने से ही वह जान जाता है कि हाँ ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, परिकल्पनात्मक परीक्षण करने में सक्षम हो जाता है तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए कौन सी 2 रणनीतियाँ सबसे प्रभावी मानी जाती हैं? तो प्रभावी जो समस्या समाधान के लिए जो सबसे अच्छी प्रभावी रणनीतियाँ मानी जाती हैं वह स्वानुभाविक और कलन विधि मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि और एल्गोरिदम विधि। अगला हमारा प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार बचपन की अवधारणा क्या है? तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार जो बचपन की अवधारणा है वह एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर चर और गतिशील है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में उपयोग के लिए वापस लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्मृति में जो संग्रहित जानकारी होती है वर्तमान स्थिति में उपयोग किया जाता है या वापस लाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम पुनर्प्राप्ति कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार मचान या आलंबन, जिसे हम लोग इसके फोल्डिंग कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा छात्रों को समस्या समाधान के दौरान सुझाव या संकेत प्रदान करना, इसके फोल्डिंग कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया से जूझ रहे बच्चे की मुख्य पहचान क्या है? तो जो पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया से बच्चे जूझ रहे थे उनकी मुख्य पहचान ये होती है कि उन्हें ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण और शब्दों को डिकोड करने में कठिनाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में होने वाली तीव्र वृद्धि जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है उसे क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में होने वाली जो तीव्र वृद्धि होती है जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है उसे हम वृद्धि में तेजी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा के वातावरण में छात्र सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं यदि वहाँ क्या हो सकता है? तो यदि वहाँ अपनेपन और सुरक्षा का भाव हो तो बच्चा प्रभावी कक्षा के वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान न्यूनता जिसे हम लोग ADHD कहते हैं, अतिक्रियाशीलता विकार के प्रमुख लक्षण क्या है? तो ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का मुख्य लक्षण है आवेगशीलता, एक जगह पर टिककर न बैठ पाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रतिभाशाली बच्चे की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वे जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं और सीखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किस बदलाव की आवश्यकता है? तो रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए जो सबसे प्रभावी शिक्षा है वह प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्यों को अपनाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा और संज्ञान के संबंध में वाइगोस्की और पियाजे के विचारों में मुख्य अंतर क्या है? तो भाषा और संज्ञान के संबंध में जो वाइगोस्की और पियाजे का विचार मुख्य अंतर ये है, ऐसा है कि पियाजे मानते हैं कि विचार सबसे पहले आता है जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पियाजे का अनुसार इसका कहने का मतलब है कि पियाजे कहते हैं कि विचार जो है हमारे अंदर सबसे पहले आते हैं, उसके बाद से भाषा आता है, लेकिन वाइगोस्की का मानना है कि पहले भाषा आती है उसके बाद से विचार आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यही इन दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। अगला हमारा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो समकक्षी होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वे किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समस्या समाधान के लिए एल्गोरिदम जिसे हम लोग कलन विधि कहते हैं का उपयोग करने का क्या परिणाम होता है? तो कलन विधि का प्रयोग करने के लिए समस्या समाधान करने के लिए हम लोग जब कलन विधि का प्रयोग करते हैं तो यह एक चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया है जो गारंटी के साथ समाधान प्रदान करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता का क्या अर्थ है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो परिपक्वता का अर्थ हो जाएगा वह आयु के साथ आनुवंशिक क्षमताओं का प्रकट होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वालीनता ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चे को आमतौर पर किस क्षेत्र में मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वह सामाजिक संचार और संवाद में बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, उनका सामना करना पड़ता है उनको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक कक्षा में विभेदित निर्देश देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक कक्षा में विभेदित निर्देश देने का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में मानकीकृत पाठ्यक्रम को कैसा माना जाता है? तो प्रगतिशील जो शिक्षा के संदर्भ में मानकीकृत पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में यह एक विविधता को बाधित करने वाला माना जाता है और नकारात्मक कारक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार विकास किन दो कारकों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है? तो वुडवर्थ के अनुसार जो विकास है यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रचनात्मक आकलन की तुलना किससे की जा सकती है? तो रचनात्मक आकलन जो है इसकी तुलना खाना बनाते समय नमक चखने से की जा सकती है ताकि सुधार संभव हो सके। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। टर्मन के अनुसार एक प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धि लब्धि स्कोर आमतौर पर कितना होता है? तो टर्मन के अनुसार जो एक प्रतिभाशाली बच्चा गॉड गिफ्टेड बच्चा होता है उसका IQ लेवल जो होता है आमतौर पर वह 140 से ऊपर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था किसे माना जाता है? तो समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था मानी जाती है वह परिवार या घर होता है और परिवार और घर में सबसे पहले उसकी माँ आती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक शिक्षिका को किस प्रकार की कहानियों का चयन करना चाहिए? तो जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक शिक्षिका को जो चुनौतीपूर्ण या कहानियों को चयन करना चाहिए वह जहां पुरुष और महिलाएं गैर पारंपरिक भूमिकाओं जैसे पुरुष का काम घर का काम करना हो और महिला का काम बाहर का हो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लेव वाइगोस्की की आलोचना अक्सर किस आधार पर की जाती है? तो लेव वाइगोस्की की जो रचना है वह आमतौर पर आलोचना की जाती है इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने विकास में आनुवंशिकता और परिपक्वता के प्रभाव को कम करके आंका है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों की गलतियों के लिए उनकी बार बार आलोचना करने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बच्चे बार बार गलती करते हैं और बार बार आप उसे आलोचना करते हैं उसको बार बार नकारते हैं धिक्कारते हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता है कि उनका मनोबल गिर जाता है और प्रभावी ढंग से सीखना बाधित हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को शामिल करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? तो जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं जो छात्र आते हैं उनको समावेशी क्लास में शामिल करने के लिए हम लोग उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना और उनको सम्मान देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बचपन के बारे में क्या सत्य है? तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बचपन है इसके बारे में जो सत्य कथन है वह यह है कि वह एक चर है जो विभिन्न परिस्थितियों और माहौल के अनुसार बदलता रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक अवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसकी मुख्य विशेषता है कि यह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और अमूर्त चिंतन होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समस्या समाधान में कलन विधि
और ह्यूरिस्टिक विधि के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जो समस्या समाधान में कलन विधि होती है, चरण दर चरण होती है और ये 100% गारंटी देती है निष्कर्ष की। लेकिन जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है, स्वानुभाविक जो विधि होती है, यह त्वरित तो होती है लेकिन ये गारंटी नहीं देती है कि हाँ इसका निष्कर्ष निकाला जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यह 20 सही हो जाएगा। कलन विधि चरण दर चरण गारंटी युक्त समाधान देती है, जबकि स्वानुभाविक जो एक त्वरित होती है और लेकिन यह अनिश्चित तरीका है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कौशल में कठिनाई बाधित है? तो जो डिस्ग्राफिया है यह लिखने या लेखन में बहुत ही कठिनाई बाधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यद्यपि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, लेकिन इनमें किसके द्वारा महत्वपूर्ण अंतर लाया जा सकता है? तो लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से आनुवंशिकता पर निर्भर करती है और इनमें जो है केवल अच्छे पोषण और व्यायाम के माध्यम से अंतर लाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडी यानी ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मदद के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो ADHD वाले बच्चों को मदद करने के लिए गतिशील गतिविधियों को छोटे छोटे समय स्लॉट और टुकड़ों में बांटकर उन्हें एंगेज करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नॉर्म रेफरेंस्ड आकलन के बारे में क्या सत्य है? तो नॉर्म रेफरेंस्ड के बारे में जो सत्य कथन है वह यह एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना उसके साथियों के प्रदर्शन से करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जोसेफ रेंजुली के अनुसार प्रतिभाशाली होने के लिए किन 3 गुणों का होना आवश्यक है? ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह PYQ में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जोसेफ रेंजुली के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों के 3 गुणों के बारे में बताइए। तो इनमें जो 3 गुण आवश्यक हैं यह उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता और उच्च कार्य प्रतिबद्धता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दृष्टिबाधिता वाले बच्चे जो छात्र होते हैं कौन सा उपकरण सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं उनको किया जा सकता है? तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको जो सीखने के लिए जो सुविधा प्रदान किया जा सकता है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो लिखित पाठ को वाक्य में बदल सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? तो प्रगतिशील शिक्षा में जो मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए वह अधिगम की प्रक्रिया और छात्रों का विकास होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे और वाइगोस्की के बीच मुख्य वैचारिक मतभेद क्या है? तो पियाजे और जो वाइगोस्की हैं इनके बीच मुख्य मतभेद यह है कि पियाजे के अनुसार जो विचार होता है वह भाषा से पहले आता है, लेकिन जब वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है यह संज्ञान है, भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों को वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों को वंचित जो पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं उनके साथ सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करके और उनको सम्मान देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जैसे कि चर्चा में उल्लेख आया सीखने का सही क्रम क्या है? तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो सीखने का सही क्रम है वह पहले ध्यान आता है, फिर धारणा आती है, धारण किया जाता है, फिर पुनरुत्पादन होता है, फिर प्रेरणा से सीखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।